नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। वेलकम बैक टू माय वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स, मतलब जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है, उसको भी देखेंगे। और ये समझेंगे कि जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, और आखिर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों मानते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही मजेदार वीडियो में। आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, मेरी गारंटी है। इसलिए मजा आएगा क्योंकि आप आज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज होती है जो किसी देश को चलाने के लिए काम आती है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, अ बुक, एक ऐसी किताब जिसमें कानून और रूल के बारे में लिखा गया कि कैसे कोई देश चलेगा, कैसे देश का प्रधानमंत्री, देश कैसे देश का प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, कैसे देश का प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कैसे एग्जीक्यूटिव, कैसे लेजिस्लेटिव और कैसे जुडिशरी काम करेगी, और इनके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाएगा। ये सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है दोस्त। ये जरूरी नहीं है कि हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन उसके बाद भी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। मतलब कि देश में संविधान तो है लेकिन उसको फॉलो करने वाली सरकार है कि नहीं, ये जरूरी नहीं होता। जैसे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। जैसे हमारा पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहां पर संविधान तो है लेकिन फॉलो करने वाला कोई नहीं। जैसे नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है परंतु उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत का जो संविधान है उसको फॉलो किया जाता है। भारत का जो संविधान है उसको भारत के महान विशेषज्ञों ने, भारत के महान क्रांतिकारियों ने बनाया था। तो इसीलिए आज भी हम लोगों की श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा जो कर्तव्य है वो संविधान के प्रति बनता है। इसलिए हम लोग संविधान को मानते हैं। और अगर आपसे कोई सवाल एक और पूछे, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाई वी हैव टू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी शुड ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमको अपने संविधान का पालन क्यों करना चाहिए, हमको संविधान से फायदा क्या मिलता है, हमको आखिर संविधान से फायदा ही क्या है, हम क्यों इतनी मोटी किताब को फॉलो करें, उससे हमको फायदा क्या है। तो फायदा है दोस्त, सबसे बड़ा फायदा, ये आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, आपको सिक्योर करता है। कोई आपको आएगा मार के चला जाएगा, गोली मार के चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 21 आपको हेल्प करेगा। किसी के औकात नहीं, किसी को हिम्मत नहीं है कि आपको मार दे, नहीं मार सकता क्योंकि संविधान आपके साथ है। तो आपको संविधान सिक्योर करता है। दूसरा, जैसे माँ बाप आपको एक तरफ सिक्योरिटी देते हैं, दूसरी तरफ आपको डराते हैं कि अगर गलत काम करोगे तो मार खाओगे। उसी तरीके से अगर आप संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे तो संविधान आपको दंड देगा। तो संविधान दो आधारों पर मान्यता प्राप्त करता है। पहला आधार कि ये लोगों को सिक्योरिटी देता है, दूसरा आधार जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क ऑन टू प्रिंसिपल, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर आप संविधान फॉलो करोगे तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप संविधान फॉलो नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो, वी शुड ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमको हमारे संविधान का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज समझते हैं बहुत ही बेसिक फीचर के जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। जैसे एक सबसे बड़ा फीचर है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया। अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, ब्राजील है, बहुत सारे देश हैं जो बड़े बड़े देश हैं, चाइना है, फिर भी भारत का संविधान सबसे बड़ा हो गया। छोटा सा देश 7वें नंबर पर आता है, हालांकि पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर, अभी तो पॉपुलेशन पहले नंबर पे आ गया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा संविधान क्यों बन गया। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं। कोई पहाड़ पे रहता है, कोई मैदान में रहता है, कोई पठारी इलाका में रहता है, तो कोई नदी के किनारे रहता है। किसी का धर्म हिंदू है, किसी का धर्म मुस्लिम है, किसी का धर्म जो है सिख है, तरह तरह के धर्म है। तो सबके लिए, सबको एक साथ एक ही मंच पर, एक ही फोरम पर लाकर खड़ा करना ये बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए ज्यादा बड़ा संविधान लिखना पड़ गया।
संविधान बड़ा लिखने का एक बड़ा फायदा ये भी है, क्लैरिटी। सोचो कि अगर कोई बहुत छोटी सी बड़ी बात छोटे ही शब्द में लिख दिया जाए तो क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन अगर उसको हम पॉइंट वाइज बड़े 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 पेज पे बड़ी बड़ी जगह लिखे तो आदमी को हर एक पॉइंट पर क्लैरिटी मिलेगी। सोचो इतनी क्लैरिटी के बाद भी लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, मतलब वकील ही समझ पाएंगे भारतीय संविधान को। सोचो इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद भी क्लैरिटी उतनी नहीं मिल पाई, तो अगर छोटा सा लिख दिया गया होता तब क्या दिक्कत होती, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक छोटे से संविधान में कंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए भारत का संविधान बड़ा हो गया, क्योंकि भारत के देश में बहुत सारी डाइवर्सिफाई अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सोचो कि हमारे संविधान 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सोचो एक संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं, ये क्यों है? क्योंकि जिससे हर तबका, हर 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 पार्ट, भारत का हर पार्ट सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसलिए संविधान बड़ा बन गया। और हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ले ली, जैसे अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स ले ली, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ले लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ले ली, साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले लिया। तो ऐसे हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ले ली, और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ले लिया ना, अपने हिसाब से लिया कि हमारे लिए क्या बेटर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नमक स्वादानुसार डालते हैं हम अपने खाने में, जितना जरूरत है उतना, ये नहीं कि आंख बंद करके नमक मिल गया तो पूरा खाने में डाल लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, अपने हिसाब से। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जो भारत के संविधान को बनाने वाले लोग थे, वो भी बहुत बुद्धिमान थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगर आप उनका नाम सुनना चाहें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स ऑफ इंडिया, भारत के महानतम शिक्षाविद में से एक। इतनी ज्यादा उनकी डिग्रियां हैं कि आप तो कल्पना नहीं कर सकते उतनी डिग्रियां एक साथ रखने का। इसीलिए उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया, रचनाकार माना गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संविधान जो है बनाने में सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकर साहब का था, इसलिए उनको भारतीय संविधान का सिद्धांत का रचनाकार माना जाता है। समझ में आई बात? चलिए एक एक करके फीचर समझ लेते हैं। पहला फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है लिखा हुआ है, ब्रिटेन का संविधान नहीं लिखा हुआ है। तो देखो जब भी ऐसा कुछ आपके सामने आए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरा लिखा होता है, ना तो पूरा जो है नहीं लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटेन का संविधान नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ब्रिटेन का संविधान लिखा ही नहीं, लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा है। अब भारत का संविधान लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं पूरा का पूरा संविधान ही लिखा है, नहीं, संविधान लिखा हुआ है लेकिन उसके अलावा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का। इंडिया बड़ा देश है, बहुत महान देश है, तो इसका संविधान भी बहुत महान है और बहुत बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा लिखा हुआ संविधान, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो शुरुआत में देखें जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, इनेक्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट का मतलब होता है कि मान लिया गया था कि हमने संविधान बना के तैयार कर लिया है, और उसको हमने असली में लागू कब से किया? उसको हमने लागू किया 26 जनवरी 1950, 1950 को हमने लागू किया, मतलब 26 जनवरी 1950 से ही हमने उसको पूरे देश में लागू कर दिया। और 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य दिवस मना लिया था। तो पूर्ण स्वराज्य का मतलब हमको पूरी तरीके से मुक्त करो, हमको अंग्रेजों से पूरी तरीके से मुक्त होना था, तो हमने 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया था। इसीलिए हमने इसी दिन को चुना कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू किया जाएगा। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अगले विशेषता पे चलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज अगर हम बताएं कि शुरुआत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में कैसा था, स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स, डू यू बिलीव, कैन यू बिलीव इट, 395 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये कि सोचो शुरुआत में 26 जनवरी 1950 को ही 395 आर्टिकल हो गए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे संविधान को बनाने में, 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गया। तो भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा और सुनो,
अगर हम किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कंपेयर करें कि अच्छा चाइना में कितने आर्टिकल हैं, अमेरिका में कितने आर्टिकल हैं, और देश में कितने आर्टिकल हैं, तो देख लो यूएसए में 7 आर्टिकल्स हैं, चाइना में 138 आर्टिकल्स हैं, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में 103 है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 108 आर्टिकल्स हैं। तो सोचो इतने बड़े बड़े देश में 107 आर्टिकल, 103 आर्टिकल, और भारत का कितना है 395 आर्टिकल्स। इसी से पता चल रहा है कि कितना बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो रिजिड है, मतलब जिनको बदलना बहुत मुश्किल है, जैसे अमेरिका, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना बहुत मुश्किल है। और दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत आसान है, जैसे ब्रिटेन, वहां कुछ लिखा ही नहीं है, तो जो मुंह से निकल गया वही हो गया। तो ब्रिटेन का बहुत ज्यादा लचीला संविधान, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी बदल देगी। अमेरिका का बहुत कठोर है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। अब भारत का क्या है, मिक्स, ना तो अधिक कठोर ना तो अधिक लचीला, नॉट मच मोर रिजिड एंड नॉट मच मोर फ्लेक्सिबल, दोनों के बीच का मिक्सचर। तो भारत ने क्या स्वीकार किया, ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कठोर होगा, बहुत रिजिड होगा, ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, हम बीच का रास्ता, मध्य मार्गी हैं, वी आर द मध्य मार्गी, हम मध्य मार्ग निकालते हैं, बीच का रास्ता निकाल लिया हमने कि हमारा कुछ कुछ आर्टिकल्स होंगे जिनको बदलना बहुत मुश्किल है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको बदलना बहुत आसान होगा। समझ आई बात? ऐसे आर्टिकल जिनको बदलने से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, उनको बदलना बहुत मुश्किल, या ऐसे आर्टिकल जिनको बदलने से भारत के राज्यों में रहने वाले जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनके ऊपर कोई बहुत खतरनाक असर पड़े, तो उनको बदलना बहुत मुश्किल, और ऐसे आर्टिकल जिनके बदलने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े, तो उनको बदलना आसान। इंपॉर्टेंस के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, आगे समझ लीजिए। एक और खासियत है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स। सोचो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट ही ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके घर में सब कुछ हो लेकिन आपके पास कोई राइट ही ना हो। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके मम्मी ने आपको 4 रोटी दे दिया खाने को, सोचो 4 रोटी दे दिया, आपको भूख लगी है 7 रोटी की, अब आप 5वीं रोटी मांग ही नहीं पाओ, 6वीं रोटी मांग ही नहीं पाओ, तो क्या मतलब है, 4 रोटी खा के उठ जाओ। या अगले दिन उनका मन किया सिर्फ 2 रोटी दे दे, फिर भी भूख है आपको 7 रोटी की, खाएंगे 2 रोटी, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं फायदा हुआ। तो जब आपके पास राइट्स ही नहीं है तो फिर किस काम का आपका कॉन्स्टिट्यूशन, किस काम का आपका स्टेट, किस काम का आपका देश। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फंडामेंटल राइट हमको स्टेट से बचाते हैं, राज्य से हमको बचाते हैं। राज्य हमारे ऊपर तलवार चला सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट हमारी तरफ से बंदूक लेके खड़े रहते हैं, खबरदार अगर हमारे नागरिकों के ऊपर आंच आई तो तुम्हें नस्तनाबूद कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो फंडामेंटल राइट किसके साथ खड़े रहते हैं, सिटीजन्स के साथ खड़े रहते हैं। अगर सिटीजन के ऊपर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, नागरिकों पर किसी प्रकार की आंच आ रही है, तो फंडामेंटल राइट हमारे साथ खड़े हैं गोली मारने के लिए। राज्य इसीलिए डरता है संविधान से, राज्य इसीलिए नागरिकों से डरता है क्योंकि हमारे पास असीम शक्ति है, हमारे पास बहुत पावर है। असीम इन द सेंस, बहुत पावर का मतलब है कि हमको राज्य परेशान नहीं कर पाएगा, राज्य हमारा शोषण नहीं कर पाएगा, राज्य हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। स्टेट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी इन द नेचर, राज्य को अपने कंट्रोल में रहना होगा, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वेलिटी, हमारे देश में जितने लोग हैं सब लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई पुरुष महिला नहीं, मेल फीमेल, ब्लैक व्हाइट, कोई डिफरेंस नहीं, सब बराबर, अमीर गरीब, ऊंच नीच, गोरा काला, सब बराबर। वो तो तुम्हारी निगाह में बराबर नहीं है ना, तुमको गोरे लोग अच्छे लगते हैं, काले लोग पसंद नहीं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का दर्जा देता है, क्योंकि लॉ जो होता है, जो कानून होता है, उसके समक्ष सभी लोग बराबर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती, क्यों? क्योंकि वो सबको बराबर देख रहे हैं। आंखों पर पट्टी बंधा रहना का मतलब क्या हो रहा है, सबको बराबरी से देखा जा रहा है, मतलब किसी के खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर है राइट टू फ्रीडम। सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्टेट हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके पास फ्रीडम ही ना हो घर से निकलने की। राज्य जब घंटी बजाए तब बाहर जाएंगे, जब घंटी बजाए तब अंदर आएंगे। किस काम का ये कॉन्स्टिट्यूशन? किसी काम का नहीं है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दो, किसी काम का नहीं है। जला दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें फ्रीडम ही ना हो। तो
फ्रीडम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको प्राप्त है। राज्य और कोई व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता। अगर हमारा मन नहीं है तो हमसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता। समझ में आई बात? पहले ऐसा होता था, हमारे पुराने जमाने में मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनको समझ में आ गया कि ये अन्याय हो सकता है आने वाले समय में, इसलिए उन्होंने संविधान में ये आर्टिकल ही लगा दिया कि कोई किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, अगर काम करवाएगा तो पैसा देगा। समझ में आई बात? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी प्रकार के धर्म को मानने का अधिकार है। चाहो तो सिख बन जाओ, चाहो तो मुस्लिम बन जाओ, चाहो तो हिंदू बन जाओ, चाहो तो जैन बन जाओ, चाहो तो पारसी बन जाओ, मन करे तो कुछ भी मत बनो, नास्तिक बन जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। वेटिकन सिटी में चले जाओ, नास्तिक नहीं बन सकते हो। मतलब एक बात कह रहा हूं, लेकिन भारत में तुम्हारा जो मन करे वो करो। धर्म को मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। सोमवार को व्रत रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। नवरात्रि में व्रत रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। जेल नहीं जाना है। तो राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट टू रिलीजन है, किसी प्रकार का धर्म। मन करे तो भगवान शंकर की पूजा करो, मन करे तो भगवान हनुमान की पूजा करो, मन करे तो शैतान की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो करो। फ्रीडम है भाई, फ्रीडम पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है कि जिस धर्म को, हाँ, उस धर्म को मानने से अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तब दिक्कत है। अब पता चला जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा रहे हो, रिलीजन किसी का बदल रहे हो, कोई हिंदू है जबरदस्ती उसको ईसाई बना रहे हो, नहीं बना सकते हो, नहीं कर सकते हो। पता चला पैसे का लालच दे रहे हो, पैसे का भी लालच नहीं दिया सकता, उसका मन होगा तो बनेगा, नहीं मन होगा तो नहीं बनेगा। समझ में आई बात? और एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है आर्टिकल 32 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब सोचो कि सब कुछ है, सब कुछ है, चाबी, सोचो आपके पास गाड़ी है लेकिन चाबी ही नहीं है। तो जो अनुच्छेद 32 है ना, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि यही तो है असली गेम। जैसे मान लो राज्य ने आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया, राज्य ने आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, कहाँ जाओगे, किससे कहोगे कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? आर्टिकल 32 आपको यह अधिकार देगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट नहीं मना करेगा, उसको लेना पड़ेगा आपका केस, और वो आपको न्याय दिलाएगा। ये है आर्टिकल 32, इतना पावरफुल है कि अगर इसको हटा दे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खोखला है। ठीक है? और भी बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हम अलग से इनको पढ़ेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य स्टेट जब भी कोई कानून या कोई स्कीम बनाएगा तो इसको ध्यान में रखेगा कि नागरिकों को किसी प्रकार से नुकसान ना होने पाए। ठीक है? तो ये सारी चीजें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अलावा भी, बहुत सारे जैसे सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडिया में क्या है, अगर तुमको इंडिया का सिटीजन बनना है तो इंडिया का ही रहोगे, ये भी नहीं कि उत्तर प्रदेश का या अरुणाचल प्रदेश का सिटीजन बन जाओ। नो, केवल और केवल इंडियन यूनियन के आप सिटीजन रहेंगे। मतलब भारत केंद्र सरकार या भारत का जो यूनियन है उसी के आप सिटीजन रहेंगे, किसी और देश के नहीं रहेंगे। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहाँ अमेरिका के जो लोग होते हैं वो सेंटर के भी सिटीजन होते हैं और अपने स्टेट के भी सिटीजन होते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम ड्यूअल सिटीजनशिप। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में केवल और केवल केंद्र के प्रति आप अपनी श्रद्धा और भक्ति रख सकते हो और वहीं के आप सिटीजन बन सकते हो। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, इसको देखने में बहुत, पढ़ने में आनंद लगा होगा। अगर जैसा भी लगा हो आप जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग मुलाकात करेंगे तो और बेहतर से काम कर पाएंगे। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।